हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वीक बाय वीक प्रेगनेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, मदर में क्या चेंजेस होते हैं और आपको करना क्या चाहिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। बेबी का साइज अब 41 mm का हो चुका है। बेबी अब स्ट्रॉबेरी जितना दिखाई देता है। बेबी के निप्पल्स अब विजिबल हो रहे हैं। बेबी के ईयर्स जो हैं वो भी ऑलमोस्ट अपना फाइनल शेप ले चुके हैं। बेबी की टंग पैलेट डेवलप हो रहा है। बेबी की हाथों के फिंगर्स और जो पैरों की उंगलियां हैं उनमें नेल्स डेवलप हो रहे हैं। बेबी की पूरी बॉडी पर हेयर फॉलिकल्स स्प्राउट अप हो रहे हैं। बेबी का जो हार्ट है वो अब कंप्लीटली बन चुका है, कंप्लीटली डेवलप हो चुका है और अब वो अच्छे से पंप कर रहा है। बेबी की ब्रेन, लंग्स, किडनी, लीवर ये सब अच्छे से बन चुके हैं। आने वाले टाइम में ये सभी ऑर्गन्स डेवलप होंगे और मैच्योर होंगे। बेबी के एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी अब बन रहे हैं। तो ये सब चेंजेस बेबी में देखने को मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मदर में क्या चेंजेस होते हैं। जैसा कि अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, वही सेम सिम्टम्स 11th वीक में भी कंटिन्यू रहते हैं, जैसे हेडेक होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना, वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ना, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होना, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, सर्टेन फूड्स क्रेविंग्स होना, एवर्जन्स होना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना। तो ये सभी सिम्टम्स अभी भी कंटिन्यू हैं। इसके अलावा 70 to 80% मदर्स में वेट लॉस देखा गया है। ये वेट लॉस इस और वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, बट मदर्स को टेंशन नहीं लेनी कि उनकी बेबी ग्रोथ भी अफेक्ट हो रही है। ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि बेबी को ना सारा नरिशमेंट जो है वो मदर्स के ब्लड के थ्रू ले रहा है। अगर मदर्स में वेट लॉस हो रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर रहा। आने वाले टाइम में जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, नोजिया वॉमिटिंग है, वो सबसाइड हो जाता है, वो सिम्टम्स चला जाता है, जिसकी वजह से मदर्स अच्छे से खा पी पाती हैं। तो मदर्स में वेट गेन अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। जो मदर्स होती हैं उनके निप्पल्स के अराउंड मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स डेवलप होने लग जाते हैं। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स स्मॉल रेज्ड बम्प होते हैं निप्पल्स के अराउंड। ये एक्चुअली सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं। ऑयल का क्या काम होता है, उस ऑयल के अंदर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी होते हैं। निप्पल्स के अराउंड जितने भी ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। जो मदर्स होती हैं उनमें एक अच्छी बात ये होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मदर ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मदर्स के हेयर और ज्यादा ब्यूटीफुल होने लग जाते हैं और ज्यादा शाइनिंग होने लग जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होने लग जाती है। नेल्स जो होते हैं उनके वो भी अच्छे से ग्रो करते हैं। पैरों के, हाथों के नेल्स की भी ग्रोथ अच्छे से होती है। में क्रैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। लेग में क्रैम्प्स आ सकते हैं, फुट में क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो ये सब मदर में चेंजेस थे। अब हम डिस्कस करते हैं 11th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको करना क्या चाहिए। जो भी आप प्रीनेटल विटामिन ले रहे हैं, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, अगर आप कैल्शियम रिच ले रहे हैं वो हो गई, तो वो सब अभी भी आपको कंटिन्यू रखनी है। कैल्शियम रिच फूड खाना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है। हो सके तो रात को सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड इनटेक थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो, आपको वॉशरूम बार बार ना जाना पड़े। ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज, जो भी अभी तक आप एक्सरसाइज करते आ रहे हैं वही एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू रखनी है। नींद अच्छे से लेनी है। अगर हो सकता हो तो आफ्टरनून नैप्स भी ले, नहीं ले पा रहे हैं आफ्टरनून नैप्स, तो वो कम से कम 8 आवर्स की नींद अपनी जरूर पूरी करें। हैवी मिल्स नहीं खाना, स्मॉल फ्रीक्वेंट मिल्स लेने हैं। हर थोड़ी देर में, हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। ऑयल ग्रीसी फूड नहीं खाना, ठंडा खाना ना प्रेफर करना है इंस्पाइट ऑफ हॉट फूड। फाइब्रस फूड खाना है, लिक्विड इनटेक अच्छा रखना है। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स, इन सब में अच्छा फाइबर होता है, तो ये सब अच्छे से खाना है। मदर को अपनी हेल्दी, न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट रखनी है। स्मोकिंग
स्मोकिंग और अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है प्रेगनेंसी में। जैसा कि बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, जो मदर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो होम्योपैथी में बहुत सारी वंडरफुल रेमेडीज़ हैं जो इन कंडीशंस को कॉम्बैट करने में हेल्प करती हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए नेट्रम सल्फ है, सल्फर, प्लेटिना, ओपियम, सीपिया, ये वंडरफुली एक्ट करती है इन कंडीशन पे। बट अगेन ये आपकी टोटलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन जाएगी इस कंडीशन के लिए। ऑल्सो वॉमिटिंग के लिए भी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं जैसे इपिकैक, आयरस वर्सिकोलर, टैबेकम, कालीकाब, कैलियम कार्बोनिकम, क्रियोसॉट, ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है वॉमिटिंग के केसेस में। बट अगेन ये आपकी केस टोटलिटी पे डिपेंड करता है, आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। अगर आप इन सभी सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्ट योर नियर बाय होम्योपैथ, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी।